सोचिए, जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, बल्कि शक्ति, राजनीति और पूरे समाज का आईना कैसे बन सकता है। ब्रिटिश भारत में जमीन सिर्फ जमीन नहीं थी, वो एक, आप कह सकते हैं, एक शतरंज की बिसात थी जिस पर एक साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल, और ये बिसात बहुत जटिल थी। जमीन के जरिए ही ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ के समाज और यहाँ तक कि आप कह सकती हैं लोगों की सोच पर भी अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश की। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए आज हम प्रोफेसर पीटर रॉब के काम के आधार पर इसी जटिल कहानी की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विषय है यूनिट 5, एग्रेरियन पॉलिसी एंड लैंड राइट्स, यानी ब्रिटिश भारत की कृषि नीति और भूमि अधिकार। जी, ये यूनिट सिर्फ इतिहास के कोई सूखा सा चैप्टर नहीं है। ये समझने की कुंजी है कि भारत का ग्रामीण समाज, खासकर ब्रिटिश राज के दौरान, कैसे बदला और उन बदलावों का असर वो आज भी क्यों और कैसे दिखता है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेहद बेहद ज़रूरी है समझना कि ये अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स, जैसे परमानेंट सेटलमेंट है या फिर रैयतवारी, महालवारी, ये कैसे बने, इनके पीछे अंग्रेज़ों का मकसद क्या था और सबसे ज़रूरी, इनके परिणाम क्या हुए। ये सब सीधा सीधा सिलेबस का हिस्सा है। बिल्कुल, और मैं तो कहूँगी ये सिर्फ परीक्षा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अगर हम आज के भारत को समझना चाहते हैं, जो भूमि से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं, ये समझने के लिए भी ये पॉलिसीज बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे एक आप कह सकते हैं होलिस्टिक व्यू बनता है। तो मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना हमारा लक्ष्य है आज। पीटर रॉब के टेक्स्ट को आधार बनाकर हम इसकी पूरी गहराई में उतरेंगे। तो शुरू कहाँ से करें? प्रस्तावना से। कृषि नीति आखिर है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, जब हम कृषि नीति या एग्रेरियन पॉलिसी कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ फसल उगाना या बेचना नहीं होता। इसमें सरकार की वो सारी नीतियां आ जाती हैं जो जमीन और खेती से जुड़ी हैं, जैसे कितना टैक्स यानी राजस्व वसूला जाएगा, अच्छा, जमीन का सर्वेक्षण कैसे होगा, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, जमीन का मालिक कौन होगा, जो बटाई पर खेती कर रहे हैं यानी काश्तकार, उनके अधिकार क्या होंगे, खेती में काम करने वाले मजदूर, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे होगा, यहाँ तक कि खेती में विज्ञान का इस्तेमाल, ये सब कृषि नीति का हिस्सा है। ओह, तो ये तो बहुत व्यापक है, मतलब सिर्फ रेवेन्यू नहीं। जी हाँ, बहुत व्यापक, और इसका महत्व भी उतना ही ज्यादा है। राजनीति पर असर पड़ता है, गांव में किसकी चलेगी, कौन सा वर्ग सरकार का साथ देगा। सरकार के लिए भी जरूरी है, उसकी कमाई, उसका खर्चा, उसकी क्षमता, सब इससे जुड़ा है। अर्थव्यवस्था तो खैर है ही, उत्पादन, व्यापार, देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के कल्याण पर भी सीधा असर, खाना मिलेगा या नहीं, काम मिलेगा या नहीं, पैसा कैसे बटेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और संस्कृति पर भी, वो कैसा? हाँ, संस्कृति पर भी, संपत्ति को लेकर हमारी सोच, परिवार का ढांचा, समाज में वर्ग कैसे बनते हैं, अधिकार क्या होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ता है। तो ब्रिटिश भारत में आप समझ सकती हैं ये कृषि नीतियां कितनी अहम रही होंगी। ये उनके लिए भारत पर नियंत्रण करने का शायद सबसे महत्वपूर्ण साधन था। नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण साधन। बिल्कुल, जमीन का मालिक कौन होगा, जमीन मिलेगी कैसे, कितनी आसानी से बिकेगी, कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, किसानों को कर्ज कैसे मिलेगा, बाजार कैसा होगा, लोग क्या खाएंगे, यहाँ तक कि गांव में किसकी इज्जत होगी, किसका दबदबा होगा, ये सब ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित हुआ। उन्होंने इन नीतियों का इस्तेमाल कुछ वर्गों को काबू में रखने और कुछ को अपना समर्थक बनाने के लिए भी किया। उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश की इसी जमीन के जरिए। लेकिन क्या सरकार इतनी सर्वशक्तिमान थी? मतलब क्या वो जो चाहती थी वही होता था? नहीं, ये एक बहुत जरूरी बात है। पीटर रॉब भी इस पर जोर देते हैं। सरकार बेशक शक्तिशाली थी, पर सर्वशक्तिमान नहीं। उनकी नीतियों के अक्सर अनपेक्षित परिणाम भी होते थे। वो कुछ और करना चाहते थे, हो कुछ और जाता था। और ये जो एक धारणा थी ना अंग्रेजों की कि भारतीय गांव तो जैसे सदियों से बदले ही नहीं है, अपरिवर्तनीय भारतीय गांव, ये धारणा बिल्कुल गलत थी। खासकर 19वीं और 20वीं सदी में तो बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे इन्हीं नीतियों की वजह से। अच्छा, तो ये नीतियां बनी क्यों? मतलब उनके पीछे मूल उद्देश्य क्या थे? अपने नियंत्रण का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, यूनिट 5.2 इसी पर है, मोटिव्स एंड कॉन्टेक्स्ट। पहला और सबसे बड़ा मकसद तो नियंत्रण यानी कंट्रोल ही था।
गांव के समाज को व्यवस्थित करना ताकि आसानी से राजस्व मतलब टैक्स वसूला जा सके। रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ, और इसके लिए जरूरी था कि गांव में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो अंग्रेजों का वफादार हो, उनका साथ दे। मतलब सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं, बल्कि कुछ लोगों को अपनी तरफ करके भी राज करना। परसुएजन वर्सेस कोअर्जन आप कह सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के विद्रोह या प्रतिरोध को रोकना और एक बेसिक लेवल का कल्याण भी सुनिश्चित करना जरूरी था। कल्याण? वो क्यों? अंग्रेज तो मुनाफे के लिए आए थे ना। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर बार बार अकाल पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी, लोग मरेंगे, तो राजस्व कहाँ से आएगा? तो एक बुनियादी स्तर का कल्याण जैसे अकाल या बीमारी से बचाव उनके अपने राजस्व की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। ये कोई परोपकार नहीं था, ये उनके अपने हित में था। अच्छा, ये बात है। नियंत्रण के अलावा और क्या मकसद था? आपने व्यापार का भी जिक्र किया था। जी हाँ, दूसरा बड़ा मकसद था व्यापार यानी ट्रेड। ये कहानी भी समय के साथ बदली। 18वीं सदी में क्या था? अंग्रेज भारत से सूती कपड़ा खरीदते थे और उसके बदले सोना चांदी देते थे। इससे ब्रिटेन का पैसा बाहर जा रहा था। हाँ, ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी का हिस्सा है। बिल्कुल। बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत में ही राजस्व वसूलना शुरू किया और कुछ चीजों पर अपना एकाधिकार कर लिया, जैसे नमक, अफीम। अब वो भारतीय माल खरीदने के लिए ब्रिटेन से पैसा नहीं लाते थे, बल्कि यहीं के राजस्व या अफीम बेचकर मिले पैसे से खरीदते थे। ओहो, मतलब भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदकर बाहर भेजना। एग्जैक्टली। और 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ये सीन और बदल गया। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उन्हें अपने कारखानों के लिए कच्चा माल चाहिए था, कपास, जूट, नील, और साथ ही उन्हें अपना बना हुआ माल बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए था। भारत ये दोनों जरूरतें पूरी कर सकता था। तो भारत बन गया रॉ मटेरियल सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स का मार्केट। हाँ, इसके अलावा चाय, कॉफी, गेहूं जैसी चीजें भी यहाँ से जाने लगीं। भारत का जो व्यापार अधिशेष था, मतलब भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम, उस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन अपने व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए करता था। भारत ब्रिटिश लोगों के रोजगार, उनकी सेवाओं और उनके निवेश के लिए भी एक बड़ा मैदान बन गया। तो ये जो नीतियां बनी, क्या ये बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ बनी थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मास्टर प्लान था और सब कुछ उसी के हिसाब से हुआ। कई बार नीतियां मौके के हिसाब से बनी, उनमें विरोधाभास भी थे, लेकिन हाँ, वो मोटे तौर पर ब्रिटेन के आर्थिक हितों के हिसाब से थीं। ब्रिटेन के उद्योगपति, व्यापारी, वहाँ के आम उपभोक्ता, उनके फायदे को ध्यान में रखा जाता था। और उस समय जो आर्थिक सिद्धांत चल रहे थे, जैसे फ्री ट्रेड वगैरह, उनका भी असर था। और ये सारी भूमिका निभाने का भार किस पर आया? भारत के देहातों पर, भारत के किसानों पर। तो इसी संदर्भ में ये रेवेन्यू सेटलमेंट्स यानी राजस्व बंदोबस्त आए। इनका मतलब क्या था? इनका सीधा मतलब था, सरकार यह तय करती थी कि कितना राजस्व देना है, कौन देगा और किन शर्तों पर देगा। ये सबसे बुनियादी सवाल थे। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला बंदोबस्त है स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। जी हाँ, 5.3.1 इसी पर है। इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। पहले के भारतीय राज्य भी कोशिश करते थे कि वो सीधे किसानों तक पहुंच सकें, टैक्स ले सकें। मुगलों के जमाने में टोडरमल का सर्वेक्षण था, अकबर के समय में 17वीं सदी तक काफी व्यवस्थित बंदोबस्त थे, लेकिन 18वीं सदी में गड़बड़ शुरू हुई। क्यों? क्या हुआ 18वीं सदी में? कई कारण थे। नए नए क्षेत्रीय राज्य बन रहे थे, आपस में लड़ाइयां हो रही थी जिसके लिए पैसा चाहिए था, व्यापार में निवेश बढ़ रहा था, मराठों और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसा देना पड़ता था, और जो बीच के लोग थे, मध्यस्थ, वो काफी पैसा खा जाते थे। इस सब से राजस्व की मांग बहुत बढ़ गई। तो सरकारों ने क्या किया? उन्होंने राजस्व वसूली का काम ठेके पे देना शुरू कर दिया। इसे कहते थे इजारेदारी। इजारेदारी मतलब रेवेन्यू फार्मिंग। हाँ, रेवेन्यू फार्मर्स या इजारादार्स। ये लोग बोली लगाकर किसी इलाके का राजस्व वसूलने का अधिकार ले लेते थे। जाहिर है, ये लोग किसानों से ज्यादा निचोड़ने की कोशिश करते थे। ये सिस्टम बहुत अस्थिर था और किसानों के लिए विनाशकारी। इसी माहौल में कंपनी आई। बिल्कुल। 1765 में कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी मिल गई, मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। शुरू में उन्होंने भी पुराने तरीके आजमाए, लेकिन फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कोशिश की कि कंपनी सीधे नियंत्रण करे। जमीन की नीलामी की गई, लेकिन ये भी ठीक से चला नहीं।
तो स्थायी बंदोबस्त का विचार कैसे आया? एक अधिकारी थे फिलिप फ्रांसिस। उनका तर्क था कि ये जो बार बार बंदोबस्त बदलते हैं, नीलामी होती है, ये ठीक नहीं है। इससे न तो खेती सुधरती है, न ही कंपनी को स्थायी आमदनी होती है। उन्होंने एक स्थायी फिक्स्ड सेटलमेंट का सुझाव दिया। और इसे लागू किया कॉर्नवालिस ने। हाँ, पहले जॉन शोर ने 1789 में 10 साल का बंदोबस्त किया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे स्थायी कर दिया। याद रखिएगा, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। जमींदारों के साथ? मतलब किसानों के साथ नहीं? नहीं, अंग्रेजों को लगा कि जमींदार ही जमीन के असली मालिक हैं या उन्हें बना देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा रिकॉर्ड्स के आधार पर ही राजस्व तय कर दिया, कोई नया विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया। और ये मान लिया गया कि जमींदारी वंशानुगत है, जो हमेशा सही नहीं था। राजस्व की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? कॉर्नवालिस क्या हासिल करना चाहता था? कई उद्देश्य थे। एक तो वो रूल ऑफ लॉ या सामान्य नियम लागू करना चाहते थे, जिसे रेगुलेशंस कहा गया। उस समय ये भी सोच थी कि सरकार को कम से कम शासन करना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट। शायद उन्हें लगा कि ये भारतीय अपेक्षाओं के अनुरूप भी है, क्योंकि जमींदार तो पहले से थे। सबसे बड़ा मकसद था जमींदारों को अपना सहयोगी, अपना समर्थक वर्ग बनाना। अच्छा, एक लॉयल क्लास तैयार करना। हाँ, और ये भी उम्मीद थी कि अगर जमींदारों को पता होगा कि उन्हें एक निश्चित रकम ही सरकार को देनी है, तो वो जमीन सुधारने में, खेती बढ़ाने में निवेश करेंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से और टैक्स मिलेगा, जैसे कस्टम ड्यूटी वगैरह। सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर हुआ क्या असल में? परिणाम क्या निकले? कुछ फायदे हुए? हाँ, कुछ सकारात्मक परिणाम हुए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुए। खेती का विस्तार हुआ, क्योंकि जमींदारों ने जंगल वगैरह साफ करवाकर खेती शुरू करवाई। बाजार के लिए फसलें, मतलब कैश क्रॉप्स, ज़्यादा उगने लगीं। जमींदार जो पहले थोड़ी बहुत राजनीतिक या सैनिक भूमिका निभाते थे, वो अब पूरी तरह कंपनी के अधीन सिर्फ रेंट कलेक्टर बनकर रह गए। जमीन की खरीद फरोख्त बढ़ी, उसका एक बाजार मूल्य तय हो गया और जमींदारों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि जमींदारियां बढ़ती भी थीं। एक और बात हुई, जमीन अब कर्ज लेने के लिए गारंटी बन गई। तो इससे व्यापारियों और साहूकारों को फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, उन्हें अब कर्ज देने में कम रिस्क लगता था, क्योंकि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन जब्त की जा सकती थी। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू क्या थे? वो शायद ज्यादा गंभीर थे। हाँ, नकारात्मक परिणाम बहुत गंभीर थे और दूरगामी थे। सबसे पहली बात, पहले अगर कोई जमींदार राजस्व नहीं दे पाता था तो उसे शारीरिक दंड मिल सकता था या पद से हटाया जा सकता था, लेकिन उसकी संपत्ति शायद ही जब्त होती थी। अब क्या हुआ, अगर पेमेंट में जरा भी चूक हुई तो उसकी जमींदारी का हिस्सा या पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसे सनसेट लॉ भी कहते थे। सनसेट लॉ? हाँ, मतलब एक तय तारीख के सूर्यास्त तक पैसा जमा करना होता था। नहीं किया तो जमींदारी गई। और शुरू में जो राजस्व की दर तय की गई थी वो बहुत ज्यादा थी। कुछ अनुमानों के मुताबिक जमींदार की कुल वसूली का लगभग 90% हिस्सा सरकार ले लेती थी। सोचिए, 90% आय। 90%? तब तो जमींदार के पास क्या बचता होगा? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि शुरुआती सालों में बहुत सारे पुराने जमींदार परिवार बर्बाद हो गए, उनकी जमींदारियां नीलाम हो गईं और नए लोग, अक्सर शहरों के व्यापारी या साहूकार, जमींदार बन गए। ओह, तो जमींदारों का कंपोजिशन ही बदल गया। हाँ, और जो जमींदार बच गए या जो नए आए, उन्हें कानून ने किसानों यानी रैयतों या काश्तकारों पर लगभग 80% अधिकार दे दिए। वो उनसे कितना भी लगान वसूल सकते थे, कैसे भी वसूल सकते थे। किसानों की कानूनी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। मतलब जमीन से जो भी अतिरिक्त आय हो रही थी, खेती बढ़ने से या कीमतें बढ़ने से, उसका फायदा किसानों तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सारा फायदा या तो जमींदार रख लेते थे या फिर उनके नीचे जो और मध्यस्थ थे, जैसे बंगाल में जोतदार, वो ले जाते थे। 19वीं सदी में जब कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ीं, तब भी किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि कई इलाकों में डकैती बढ़ी, किसानों ने प्रतिरोध भी किया, बीमारी और अकाल का प्रकोप भी शायद बढ़ा। ये जो संपत्ति कानून में बदलाव आया था ना, उसका असर धीमा था पर बहुत गहरा था। इसने पूरे ग्रामीण समाज के ताने बाने को बदल दिया। तो स्थायी बंदोबस्त की इन कमियों और आलोचनाओं के बाद ही फिर अस्थायी बंदोबस्त के विचार आए होंगे, जैसे रैयतवाड़ी और महलबाड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। स्थायी बंदोबस्त की काफी आलोचना हुई।
मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो जैसे अधिकारी थे। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि जमींदारी व्यवस्था भारत की असलियत से मेल नहीं खाती और जमींदार या स्थानीय मुखिया तो सरकार के लिए खतरा भी बन सकते हैं। वो चाहते थे कि सरकार का सीधा संबंध किसान से हो। मुनरो, ये नाम सुना है, रैयतवाड़ी से जुड़ा है। हाँ, और इसी समय ब्रिटेन में एक नई विचारधारा भी जोर पकड़ रही थी, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। जेम्स मिल जैसे विचारक लगभग 1812 के आसपास ये तर्क दे रहे थे कि जमींदार तो अनुत्पादक वर्ग है, वो कुछ करता नहीं, बस किराया खाता है। संपत्ति का अधिकार तो असल में खेती करने वाले किसान को मिलना चाहिए। उन्होंने बंगाल की कानूनी व्यवस्था को भी बहुत जटिल और अनुपयुक्त बताया और कहा कि कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां एक ही अधिकारी के पास होनी चाहिए ताकि शासन ज्यादा प्रभावी हो। तो इन विचारों के प्रभाव में अस्थायी बंदोबस्त आए। हाँ, दो मुख्य तरह के अस्थायी बंदोबस्त विकसित हुए। एक था रैयतवाड़ी, जो ज्यादातर दक्षिण और पश्चिम भारत में लागू हुआ। इसमें सरकार ने सीधे रैयत यानी किसान के साथ बंदोबस्त किया। माना गया कि वही जमीन का मालिक है और वही सीधे सरकार को राजस्व देगा। और दूसरा था महलवाड़ी। ये उत्तर भारत और पंजाब में लागू हुआ। इसमें बंदोबस्त अलग अलग किसानों से नहीं, बल्कि पूरे गांव या महल या फिर गांव के सह हिस्सेदारों के समूह जैसे पट्टीदारी या भाईचारा समुदाय के साथ किया गया। पूरा गांव एक इकाई माना गया और राजस्व की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से तय की गई। तो रैयतवाड़ी में इंडिविजुअल किसान और महलवाड़ी में पूरा गांव या समुदाय। बिल्कुल। और इन दोनों ही व्यवस्थाओं की खास बात क्या थी? ये स्थायी नहीं थे। आमतौर पर 30 साल के लिए राजस्व की दर तय की जाती थी। याद रखिएगा, 30 साल। और इन बंदोबस्तों से पहले बहुत विस्तृत सर्वेक्षण कराए जाते थे। जमीन की पैमाइश होती थी, नक्शे बनते थे, किस किसान के पास कितनी जमीन है इसका रिकॉर्ड बनता था। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग पर बहुत जोर था। बहुत ज्यादा। इसमें सिर्फ जमीन का माप ही नहीं होता था, बल्कि उस इलाके का आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मूल्यांकन भी किया जाता था। राजस्व की दरें तय करने की कोशिश की जाती थी जमीन की उत्पादन क्षमता के आधार पर। इसमें रिकार्डो का जो रेंट का सिद्धांत था उसका भी प्रभाव था। हालांकि कई बार ये दरें बहुत ज्यादा तय हो जाती थीं, फिर अधिकारियों को अपने विवेक से उनमें कुछ कमी करनी पड़ती थी। तो ये सर्वेक्षण बहुत डिटेल्ड होते होंगे। हाँ, बहुत डिटेल्ड और वैज्ञानिक तरीके से करने का दावा किया जाता था। पंजाब का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। वहाँ एक तरह का किसान स्वामित्व वाला मॉडल, पेजेंट प्रोप्राइटरी मॉडल विकसित हुआ और वहाँ जो सर्वेक्षण रिपोर्ट्स लिखी गईं वो आज भी मानव विज्ञान और विकास अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। उनमें उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, रीति रिवाजों का बहुत अच्छा ब्यौरा मिलता है। लेकिन क्या हर जगह अस्थायी बंदोबस्त ही हुए? क्या स्थायी बंदोबस्त पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ और इलाकों में जारी रहा और कुछ जगहों पर स्थिति अलग थी। जैसे अवध में 1857-58 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वहां के बड़े जमींदारों यानी ताल्लुकदारों के साथ ही बंदोबस्त किया। हालांकि ये बंदोबस्त अस्थायी था। इस पर बहस हुई थी कि इसे स्थायी कर दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये हो गया मुख्य बंदोबस्त, स्थायी और अस्थायी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। क्या इसके बाद भी भूमि नीतियों में बदलाव हुए, मतलब सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स? हाँ बिल्कुल। समय के साथ जरूरतें बदली, समस्याएं सामने आईं, तो नीतियों में भी बदलाव किए गए। यूनिट 5.4 इसी के बारे में है। दो मुख्य तरह के बदलाव हुए। पहला, संपत्ति को बचाने की कोशिशें। संपत्ति बचाना? किसकी संपत्ति? खासकर बड़े जमींदारों और भूस्वामियों की। अंग्रेजों को डर था कि जमीनें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती गईं या कर्ज के बोझ में बिकती गईं तो इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी और उनका बनाया हुआ ढांचा बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कुछ कानून बनाए, जैसे ज्येष्ठाधिकार, प्राइमोजेनिचर को बढ़ावा देने की कोशिश की ताकि संपत्ति बड़े बेटे को मिले और बटे नहीं। भूमि विखंडन रोकने और चकबंदी के भी प्रयास हुए। अच्छा, और कर्ज वाली समस्या के लिए? उसके लिए संकटग्रस्त संपदा, इनकम्बर्ड एस्टेट्स कानून लाए गए।
अगर कोई बड़ी जमींदारी कर्ज में डूब जाती थी तो सरकार उसे अपने प्रबंधन में ले लेती थी, उसे ठीक करती थी और फिर वापस सौंप देती थी। बंगाल में 1790 और 1793 में ही कोर्ट ऑफ वार्ड्स बन गया था, जो नाबालिग या अयोग्य जमींदारों की संपत्तियों का प्रबंधन करता था। और साहूकारों से बचाने के लिए भी कुछ किया? हाँ, 1875 में दक्कन में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ दंगे किए थे। उसके बाद सरकार ने कुछ कानून बनाए ताकि किसानों की जमीन आसानी से साहूकारों के हाथ में ना जाए, और सबसे महत्वपूर्ण था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब एलियनेशन लैंड एक्ट 1900। याद रखिएगा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। 1900 का एक्ट, इसमें क्या खास था? इसने ये तय कर दिया कि पंजाब में खेती वाली जमीन सिर्फ कृषक जातियों एग्रीकल्चरल ट्राइब्स के लोग ही खरीद सकते थे। गैर कृषक जातियां, जिनमें अक्सर साहूकार और व्यापारी आते थे, वो जमीन नहीं खरीद सकती थीं। इसका मकसद था किसानों को कर्ज के जाल और जमीन बिकने से बचाना, और साथ ही उन सैनिक जातियों को संतुष्ट रखना जिनसे अंग्रेज सेना में भर्ती करते थे। ये तो बड़ा कदम था। ये तो हुआ संपत्ति बचाने का प्रयास। दूसरा बदलाव आपने कहा था काश्तकारी सुधार। जी हाँ, टेनेंसी रिफॉर्म। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सरकार का फोकस थोड़ा बदला। अब वो सिर्फ राजस्व वसूली पर ही नहीं बल्कि कृषि विकास पर भी ध्यान देने लगी। इसके पीछे कारण थे। एक तो ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल की जरूरत बढ़ रही थी, दूसरा गांव में बढ़ती अशांति, गरीबी और बार बार पड़ने वाले अकालों ने भी सरकार को सोचने पर मजबूर किया। तो किसानों या काश्तकारों को कुछ राहत देने की कोशिश की गई। हाँ, इसकी शुरुआत हुई बंगाल किराया अधिनियम, बंगाल रेंट एक्ट 1859 से। नोट कीजिएगा, बंगाल रेंट एक्ट 1859। इस कानून ने कहा कि जो काश्तकार लगातार 12 साल से एक ही जमीन पर खेती कर रहे हैं, उन्हें अधिभोग काश्तकार ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स का दर्जा मिलेगा। अधिभोग काश्तकार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जमींदार उन्हें आसानी से बेदखल नहीं कर सकता और उनके किराए में मनमानी बढ़ोतरी पर भी कुछ हद तक रोक लगाई गई। ये एक तरह से काश्तकारों को थोड़ी सुरक्षा देने की कोशिश थी। ये तो महत्वपूर्ण बदलाव लगता है। हाँ, और इसके बाद आया बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। 1885 ये और भी विस्तृत कानून था। इसने काश्तकारों का और ज्यादा वर्गीकरण किया। ये तय किया गया कि अगर कोई किसान किसी जमीन पर लंबे समय से है तो ये मान लिया जाएगा कि उसे अधिभोग का अधिकार है, प्रिजम्पशन ऑफ ऑक्यूपेंसी, जब तक कि जमींदार इसके उलट साबित ना कर दे। इसमें सर्वेक्षण और बंदोबस्त के जरिए अधिकारों को दर्ज करने का भी प्रावधान था। इसका असर क्या हुआ? क्या सच में काश्तकारों की स्थिति सुधरी? देखिए, जमीनी हकीकत तो जटिल थी, लेकिन इन कानूनों का एक बड़ा असर ये हुआ कि काश्तकारों के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली और उनमें अपने हक के लिए लड़ने की जागरूकता बढ़ी। ये अधिकार अब सिर्फ परंपरा पर आधारित नहीं थे, बल्कि कानून में दर्ज थे। इन सुधारों के पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कुछ हद तक आइलैंड में चल रही बहस से। वहां भी जमींदार और काश्तकारों के बीच संघर्ष चल रहा था और 3F की मांग हो रही थी: फेयर रेंट, उचित किराया, फिक्स्ड टेन्योर निश्चित अवधि, और सिक्योर टेन्योर सुरक्षित कब्जा। साथ ही जो पंजाब का मॉडल था, जहां किसानों को ज्यादा अधिकार थे, उसका भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे ये विचार फैला कि अधिभोग काश्तकारों को एक तरह से संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। ये सुधार फिर दूसरे प्रांतों में भी लागू किए गए, जैसे मध्य प्रांत में 1895 में। तो क्या ये सुधार सिर्फ अधिभोग काश्तकारों तक ही सीमित थे? उनके नीचे जो उपकाश्तकार या बटाईदार थे या भूमिहीन मजदूर थे, उनके लिए कुछ नहीं हुआ? शुरू में फोकस अधिभोग काश्तकारों पर ही था, जिन्हें अक्सर रिच पेजेंट्स कहा जाता है। लेकिन 20वीं सदी में धीरे धीरे उपकाश्तकारों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों की स्थिति पर भी ध्यान जाने लगा और उनके लिए भी कुछ कानून बनाने की कोशिशें हुईं। हालांकि वो उतनी प्रभावी नहीं थीं। इन सब सुधारों का एक नतीजा ये भी हुआ कि सरकार की भूमिका बढ़ गई। अब सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लेती थी, बल्कि वो जांच करती थी, आंकड़े इकट्ठा करती थी, कृषि प्रयोग करती थी, किसानों को कर्ज देने की योजनाएं बनाती थी और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती थी। तो ये सारे बंदोबस्त और सुधार, इन्होंने जमीन के साथ लोगों के रिश्ते को, भूमि अधिकारों की प्रकृति को ही बदल दिया होगा ना? जी है ना? यूनिट 5.5 शायद इसी पर है, न्यू काइंड्स ऑफ लैंड राइट्स। बिल्कुल। सवाल उठता है कि बदला क्या, क्योंकि जमीन पर लोगों का स्वामित्व या कब्जा तो पहले भी होता था। मुगल काल में भी जमींदार थे, किसान थे,
तो अंग्रेजों ने नया क्या किया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म थे पर गहरे थे। अंग्रेजों ने जो अधिकार बनाए वो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। उन्हें सीमांकित किया गया, मतलब हदबंदी की गई। हर अधिकार को नापा जा सकता था, रिकॉर्ड किया जा सकता था और अदालतों में लागू करवाया जा सकता था। मतलब सब कुछ लिखित और कानूनी हो गया। हाँ, और ये अवधारणा हर तरह की जमीन पर लागू कर दी गई। पहले कई तरह के साझा या संदिग्ध स्वामित्व होते थे, कम्युनिटी के अधिकार होते थे। वो सब खत्म करके हर इंच जमीन का एक स्पष्ट मालिक बनाने की कोशिश की गई, जिसे कानून मान्यता दे। जो स्थानीय भिन्नताएं थीं, अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग रिवाज थे, उन्हें खत्म करके कुछ सामान्य श्रेणियां बना दी गईं, जमींदार, मध्यस्थ, रैयत, काश्तकार वगैरह, और सबको इन्हीं में फिट करने की कोशिश की गई। तो संपत्ति की परिभाषा ही बदल गई। न्यायिक शक्ति भी होती थी, लेकिन ब्रिटिश जमींदार के अधिकार पूरी तरह से कानून द्वारा परिभाषित थे। वो मुख्य रूप से रेंट लेने वाला था। इसी तरह जो किसान पहले अपनी जमीन पर खुद खेती करता था, खुद काश्त रैयता, उसकी स्थिति भी बदलकर कई बार सिर्फ एक काश्तकार की रह गई, जिसके अधिकार जमींदार के साथ हुए अनुबंध पर निर्भर करते थे। और जमीन का वस्तुकरण हुआ, जैसा आपने पहले कहा था, कमोडिटाइजेशन ऑफ लैंड। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। जमीन अब एक ऐसी चीज बन गई जिसे आसानी से खरीदा बेचा जा सकता था, गिरवी रखा जा सकता था, जिसका एक बाजार मूल्य था। उसका पारंपरिक सामाजिक या भावनात्मक महत्व कम हो गया और आर्थिक महत्व सर्वोपरि हो गया। लगान का मतलब भी बदल गया। हाँ, पहले लगान या रेंट के साथ कई तरह के और भुगतान जुड़े होते थे, जिन्हें अबवाब कहते थे, जो अक्सर पारंपरिक या रिवाजी होते थे। अंग्रेजों ने कोशिश की कि लगान सिर्फ एक अनुबंध आधारित भुगतान हो और अबवाब को अवैध वसूली माना गया। हालांकि व्यवहार में ये अक्सर जारी रहे, पर सैद्धांतिक रूप से रेंट का मतलब बदल गया। स्वामित्व और उपयोग का संबंध भी बदला। जी, ब्रिटिश नीतियां बसे हुए कृषि, सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देती थीं। जो जमीन बंजर, वेस्ट मानी जाती थी, जिस पर खेती नहीं होती थी या जो चारागाह वगैरह थी, उस पर राज्य का नियंत्रण बढ़ गया। सरकार ने उसे अपने कब्जे में लेकर या तो खेती के लिए आवंटित किया या जंगलात विभाग को दे दिया। इसी तरह जो राजस्व मुक्त जमीनें थीं, जैसे इनाम या लखीराज, उन्हें कम करने की कोशिश की गई। सरकार अब खालिसा यानी सीधे अपने नियंत्रण वाली भूमि पर ज्यादा निर्भर नहीं रही, बल्कि निजी स्वामित्व वाली जमीन से राजस्व लेने पर जोर दिया। तो जमीन का मुख्य उद्देश्य क्या बन गया? खेती करना और उसे बेच पाना। ये एक तरह का प्रधान विचार बन गया। जमीन के जो दूसरे मायने थे, जैसे वो किसी अनुष्ठान से जुड़ी हो सकती है, पवित्र हो सकती है, खानदान की इज्जत से जुड़ी हो सकती है, समुदाय की साझा संपत्ति हो सकती है, भविष्य के लिए एक भंडार हो सकती है, या सामाजिक भेद का आधार हो सकती है, ये सब विचार धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। कानून की नज़र में जमीन मुख्य रूप से एक आर्थिक संसाधन थी। इन सारे बदलावों के परिणाम क्या हुए? समाज पर इनका क्या असर पड़ा? यूनिट 5.6 कॉन्सिक्वेंसेस। जाहिर है समाज में विभाजन बढ़ा होगा। बिल्कुल, सबसे पहला और स्पष्ट परिणाम था ग्रामीण समाज में विभेदीकरण का बढ़ना। अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई चौड़ी होती गई। कुछ लोगों के पास जमीनें इकट्ठी होती गईं, बड़ी जोतें बनी, जबकि दूसरी तरफ छोटी जोतों वाले किसानों की संख्या बढ़ती गई, जिनके लिए सिर्फ अपनी जमीन से गुजारा करना मुश्किल हो गया। और भूमिहीनों की संख्या भी बढ़ी। हाँ, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ, क्योंकि जमीन छिनती गई और शहरों या कारखानों में इतने रोजगार नहीं थे कि सब लोग वहां जा सकें। तो ये लोग गांव में ही रह गए, या तो छोटी मोटी बटाईदारी करने लगे या फिर बहुत कम मजदूरी पे दूसरों के खेतों में काम करने लगे। इसने एक व्यापक निर्धनता को जन्म दिया। ये एक बहुत बड़ा और दुखद परिणाम था इन नीतियों का। और इसका राजनीति पर क्या असर पड़ा? पॉलिटिक्स एंड सिविक कैरेक्टर, इसका असर राजनीति और लोगों की सोच पर भी गहरा पड़ा। ये जो विचार थे, संपत्ति का अधिकार कैसा होना चाहिए, जमींदारी अच्छी है या बुरी, ग्राम समुदाय का क्या महत्व है, ये सब औपनिवेशिक काल की बहसों से निकले थे। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का विचार था, उसमें भी औपनिवेशिक काल के ग्राम समुदाय के आदर्श की झलक दिखती है। अच्छा, और आजाद भारत की नीतियां? हाँ, स्वतंत्र भारत में जो नीतियां बनी, जैसे जमींदारी उन्मूलन या भूमि हदबंदी, उनकी जड़ें भी औपनिवेशिक काल की इन्हीं बहसों और अनुभवों में थीं। और क्या इन नीतियों ने अलग अलग वर्गों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया? हाँ, बिल्कुल।
एक तरफ जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए सभाएं बनाई, सरकार पर दबाव डाला, दूसरी तरफ किसान सभाएं भी उभरी। किसान आंदोलनों की एक जटिल विरासत है। उसमें बाजार अर्थव्यवस्था के खिलाफ गुस्सा भी था, जमींदारों के खिलाफ संघर्ष भी था, आपसी प्रतिद्वंदिता भी थी। कई बार धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भी कृषि आंदोलनों से जुड़ गए, और ये जो नए कानूनी अधिकार मिले थे, काश्तकारों ने उनका इस्तेमाल करना भी सीखा। तो समाज के ताने बाने पर बहुत गहरा असर पड़ा। बहुत गहरा। पीटर रॉब एक उदाहरण देते हैं कलकत्ता का। वहां जो भद्रलोक यानी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग उभरा, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त में थी, क्योंकि कई भद्रलोक परिवारों की आय जमींदारी से आती थी, जिससे वो शहरों में रहकर शिक्षा और दूसरी नौकरियों में जा सकें। इसकी तुलना वो बॉम्बे और मद्रास से करते हैं, जहां रैयतवाड़ी थी, या लाहौर और पंजाब से, जहां किसान स्वामित्व और एक पितृसत्तात्मक शासन का मॉडल था। वहां सामाजिक संरचना अलग तरह से विकसित हुई। पंजाब के इतिहास पर तो कृषि नीतियों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वाकई ये तो बहुत ही व्यापक और गहरे प्रभाव थी। तो अब अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? 5.7 समरी। जी, संक्षेप में कहें तो ब्रिटिश कृषि नीतियां भारत में उनकी सत्ता स्थापित करने और उसे बनाए रखने का केंद्र बिंदु थीं। उनका मकसद सिर्फ राजस्व कमाना नहीं था, बल्कि नियंत्रण स्थापित करना, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को साधना और भारत में एक ऐसा सामाजिक आधार तैयार करना था जो उनके शासन का समर्थन करे। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारी व्यवस्था को एक नया कानूनी रूप दिया, जिसने जमींदारों को मजबूत किया, लेकिन किसानों की हालत बिगाड़ी और जमीन को एक वस्तु बना दिया। दूसरी तरफ अस्थायी बंदोबस्त जैसे रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में राज्य ने सीधे किसानों या समुदायों से जुड़ने की कोशिश की, जिससे राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा। और बाद के सुधार? बाद में जो काश्तकारी सुधार हुए, उन्होंने काश्तकारों को कुछ हद तक सुरक्षा जरूर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ग्रामीण समाज में अमीर और गरीब के बीच के विभाजन को और गहरा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नीतियों ने स्वामित्व की अवधारणा को ही बदल दिया, उसे कानूनी जामा पहनाया, लिखित बनाया और मुख्य रूप से कृषि उपयोगिता से जोड़ दिया। भूमि के पारंपरिक और सामाजिक मायने गौण हो गए। और इसका असर आज तक है? बिल्कुल। इन नीतियों ने ग्रामीण समाज की संरचना, वर्गों के बीच के संबंध और भूमि अधिकारों की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया, और उस बदलाव का असर आज भी हमें भारत की राजनीति, समाज और भूमि से जुड़े विवादों में साफ तौर पर दिखाई देता है। नीतियां सिर्फ आर्थिक नीतियां नहीं थीं, वो राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली साधन थीं। दूसरी, स्थायी बंदोबस्त ने जमीन को एक खरीदी बेची जाने वाली वस्तु, कमोडिटी बना दिया, और इसके दुर्गामी परिणाम हुए खासकर किसानों की कीमत पर। तीसरी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ऐसे मॉडल थे जिनमें राज्य का सीधा हस्तक्षेप और नियंत्रण ज्यादा था। चौथी, काश्तकारी सुधारों ने जहां कुछ वर्गों को अधिकार और सुरक्षा दी, वहीं उन्होंने ग्रामीण समाज में अमीर गरीब के बीच की खाई यानी विभेदीकरण को भी बढ़ाया। पांचवी, औपनिवेशिक नीतियों ने स्वामित्व की एक नई कानूनी परिभाषा गढ़ी और उसे मुख्य रूप से कृषि उपयोगिता और खरीद बिक्री से जोड़ दिया, पारंपरिक मायनों को पीछे छोड़ते हुए। और छठी, इन औपनिवेशिक नीतियों का असर आज भी आजाद भारत की राजनीति, समाज और भूमि संबंधी बहसों और संघर्षों में स्पष्ट रूप से झलकता है। बहुत अच्छे, ये बिंदु वास्तव में इस जटिल विषय को समझने में मदद करते हैं। वाकई ये समझना कितना जरूरी है कि आज की समस्याओं की जड़ें कितनी गहरी और कितनी पीछे तक जाती हैं। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए यहाँ एक विचारणीय विषय छोड़ा जा सकता है। क्या आज भारत में जो कृषि संकट हम देख रहे हैं या भूमि सुधारों को लेकर जो बहसें चल रही हैं, क्या उनकी जड़ों को पूरी तरह समझने के लिए हमें औपनिवेशिक कृषि नीतियों की इस जटिल और अक्सर विरोधाभासी विरासत को और ज्यादा गहराई से देखने और समझने की जरूरत नहीं है? बहुत मौजू सवाल है। ये चर्चा काफी विस्तृत थी और मुझे यकीन है कि इसे दोबारा सुनने से हमारे श्रोताओं की समझ और भी पक्की होगी। यूपीएससी मेंस में उत्तर लिखने में या प्रीलिम्स के सवालों को हल करने में ये गहराई और बारीकियां निश्चित रूप से उन्हें एक बढ़त दिलाएंगे। जी हाँ, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के वर्तमान को, समाज को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगा। तो अगर आपको हमारी ये विस्तृत पड़ताल, हमारी ये चर्चा पसंद आई तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं या इस विषय में रुचि रखते हैं, उनके साथ शेयर करें।
अपने विचार, अपने सवाल हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।